हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गौरव। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 60 तक के देखा था। आज हम लोग 61 से शुरू करते हैं। ओके, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला जा रहा है अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंसेस में क्या क्या डेवलपमेंट है, इसको कंसिडर करना बोला जा रहा है। तो चलिए पहले हम लोग स्टेटमेंट को देखते हैं। Statement number one is the physical deficit of the union government had reached 9.2% of GDP during the pandemic financial year 21, means financial year 2020-21। ओके, तो मैंने जहाँ ही बताया, जहाँ भी आपको डेटा दिखे आप अंडरलाइन कर लो। ओके, स्टेटमेंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है द फिजिकल डिफिसिट हैज़ मॉडरेटेड to 7.7% of GDP in financial year 21-22। मतलब 2021-2022 में 7.7%। अगेन डेटा। ओके, लेट्स सी स्टेटमेंट नंबर 3। द रेवेन्यू कलेक्शन ओवर द लास्ट 2 years हैज़ गॉन डाउन। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। मैंने हमेशा बोला है कि क्वेश्चन पढ़ने का पहले या बाद में जो है आप पहले ही देख लोगे कि कौन सा करेक्ट पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। रेवेन्यू कलेक्शन हैज़ गॉन डाउन इन लास्ट 2 years। अब बताओ भाई, लास्ट 2 years में हर बार जो है बजट का साइज़ बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो जब हर बार बजट का साइज़ बढ़ते जा रहा है, इस बार बजट का साइज़ क्या होगा? कैन एनीवन से? अराउंड 48 लाख करोड़। ओके, 48 लाख करोड़। ठीक है, और पिछले बार कितना था? 44 to 45 लाख करोड़। उसके पिछले साल ऐसे। तो हर साल बढ़ते जा रहा है और हर साल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ते जा रहा है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो रेवेन्यू रिसिप्ट भी बढ़ेगा हमारा, है ना। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा तो रेवेन्यू रिसिप्ट भी बढ़ेगा। यानी कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो हमारा हर साल बढ़ते जा रहा है। ऐसे मैं बताऊंगा अभी कि रेवेन्यू कलेक्शन क्या रहा है इस साल का या पिछले साल का, सब बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो, इस वाले जब ऐसा स्टेटमेंट होना, तो जब 3 डेटा दिया हुआ हो, जहाँ भी 3 डेटा दिया हुआ हो, मैक्सिमम चांस होगा वहाँ पे कि एक स्टेटमेंट 1 डेटा विल बी करेक्ट और अनदर 2 डेटा विल बी इनकरेक्ट। ये आपको यूपीएससी पीवाईक्यू में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और मैं दिखाऊंगा क्योंकि मैं जो जिस इकोनॉमी का सीरीज कर रहा हूँ उसमें। ओके, तो लेट्स सी, ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ना, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट में ये जो डेटा है वो करेक्ट है। ये किस साल का बोल रहा है? फाइनेंशियल ईयर 2021, 2020-2021 का बोल रहा है। तो 2020-21 में जो फिजिकल डिफिसिट था ड्यू टू पैंडेमिक, ये बढ़ के 9.2% हो गया था। ठीक है, तो चलो एक बार हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनेगा, अगर हम लोग 2018-19 से देखें, ये मैं सिर्फ एक साल लिख रहा हूँ, आप समझना है। ये 2019 है। 2019 में 3.4% था। ठीक है, 3.4 में 2020 में ये 4.6% था, लेकिन 2020-21 में ये इंक्रीज कर जाता है। 2020-21 में कितना हो जाता है? 2020-21 में हो जाता है ये जो 9.2% जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर से गवर्नमेंट धीरे धीरे कोशिश करती है कि उसको कम करे। तो अगला स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि 7.7%। ठीक है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही दिख रहा है। तो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत दिया हुआ है। 7.7% नहीं था, ये था 6.9%। कब? 2022 में। ठीक है, तो 6.9%। उसके बाद फिर से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसको कमाते रहें, तो इसको कम करके गवर्नमेंट जो है कहाँ पे ले आई है? अभी का है 4.9%, जो कि टारगेटेड है। 4.9% 2024-25 के लिए टारगेटेड है। ठीक है, एस्टिमेटेड बोलता हूँ उसको। ठीक है, एस्टिमेटेड फिजिकल डिफिसिट है। तो उसके पिछले साल कितना रहा? मैं एक बार लिख दे रहा हूँ सबको, आप ध्यान से देख लेना। मैं ये 2020-21 के बाद से ही लिख रहा हूँ। 20-21 क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी।
9.2%, ठीक है। और 21-22 जो गलत दिया हुआ है 6.9%, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। और 22-23 6.4%, देखो कैसे कम रहा है, ठीक है। 9.2%, 6.9%, 6.4%। अब 23-24 देख ले, 23-24 में हम लोगों का था 5.6%, ठीक है। उसके बाद 24-25 में, ये फिजिकल डिफिसिट बता रहा हूँ। फिजिकल डिफिसिट क्या होता है पता है ना? नहीं तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो ये 4.9% है। तो अभी का पूछेगा कि एस्टिमेटेड फिजिकल डिफिसिट 2025-24-25 के लिए कितना है, तो 4.9%। तो दिस डेटा इज सो इम्पॉर्टेंट एज पर एग्जाम आवर एग्जामिनेशन इज कंसर्न। रट लो इसको, 4.9% फिजिकल डिफिसिट एस्टिमेटेड है 2024-25 के लिए। 2023-24 में कितना था, 5.6%, इससे 0.7 ज़्यादा था। और उसके पिछला साल कितना था, उससे 8 ज़्यादा था। देखो इसमें क्या है, 0.7 ज़्यादा है। 0.7 यहाँ पे मैं रुको एक बार दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे 0.7 ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0.8, जैसे जैसे पीछे और बढ़ रहा है, 0.8 ज़्यादा। तो 4.9 याद रख लो, 4.9 के बाद 0.7 जोड़ दो उसमें, उसके बाद 0.8 जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद क्या जोड़ दो, उसके बाद 0.5 जोड़ दो, बस। 9.2 तो ऐसे ही क्वेश्चन में दिया हुआ, तो याद ही हो जाएगा। तो फिर से एक बार बताओगे हमको कि कैसे कैसे हम लोग देखें 2019-20 में क्या, 2020-21 में क्या देखें हम लोग, 9.2%। हालांकि 2018 19-20 और 2017-18 में ना गवर्नमेंट जो FRBM का टारगेट है ना, FRBM पता है ना, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 जो आया था, उसके अराउंड कितना फिजिकल डिफिसिट ऑफ द GDP करना था स्टेट गवर्नमेंट को, और कितना लोन होना चाहिए, ठीक है। ये बताओगे आप लोग हमको। मैं बता दे रहा हूँ 60%, ठीक है। 60% जो है वो सस्टेनेबल होगा, 40% किसके लिए, सेंटर के लिए, और 20% स्टेट के लिए, ठीक है। GDP का लोन सस्टेनेबल है, मतलब इतना लोन गवर्नमेंट ले सकती है, कितना, 60%, 40% सेंट्रल गवर्नमेंट, और 20% तो FRBM इम्पॉर्टेंट हो जाता है और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और दोनों मिला के 60%, ओके। और 3.5% था कि 3% था, ये आप लोग बताओगे। ऑफ द GDP यहाँ कहाँ तक के कंट्रोल करना था, ठीक है, गवर्नमेंट को 2024 तक के, 2025 तक के, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि गवर्नमेंट एक तरफ से 2018-19 तक के कंट्रोल कर रही थी, 2019-20 तक के 4.6% था। 2020-21 में का एक बढ़ जाता है, 21 में बढ़ जाता है, कितना हो जाता है 9.2। और इसमें कितना हो जाता है 22 में, कितना हो जाता है 6.9। उसके बाद क्या हमने देखा, उसके बाद 6.4 हो जाता है, कमते जाता है फिर धीरे धीरे। उसके बाद क्या, फिर 8 कम रहा था ना यहाँ पे, 5.6। उसके बाद क्या 4.9, ठीक है, 7। तो 4.9 अभी का है टारगेटेड, इसके पिछला साल वाला 5.6। 5.6 किसके लिए, 2023-24 के लिए, 2023-24 के लिए 5.6, कीप इट इन माइंड, ओके। अभी तो फिर यहाँ पे ये देखो, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। जैसे ही स्टेटमेंट 2 गलत होता है तो ये चला गया, ये चला गया। नॉन ऑफ द एबव का ऐसे ही बताया हम कि थोड़ा कम ही चांस रहता है, 2-4 क्वेश्चन से ज़्यादा में नहीं होगा नॉन ऑफ द एबव, ओके। तो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, ये हम लोग का आंसर होगा। और एक बार मैं बता दूं कि फिजिकल डिफिसिट किसको बोला जाता है। देखो फिजिकल डिफिसिट जो है ना, वो टोटल एक्सपेंडिचर जो भी, देखो टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है, कितना खर्च होगा। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पता है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अभी तक के इस साल में कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा हाई हुआ है, ठीक है, 11,11,111 करोड़ रुपया। इट मीन्स कि इस साल ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है आपके क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर जो हो, ये क्या होता है, पहले हम लोग फिजिकल डिफिसिट देखते हैं। फिजिकल डिफिसिट इक्वल टू लिख देते हैं ताकि समझने में आप लोग को आसानी हो। फिजिकल डिफिसिट जो होता है ना, ये होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ठीक है। अब टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, अभी मैंने बताया। एक टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रिसिप्ट क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट
प्लस कैपिटल रिसिप्ट। तो फिजिकल डिफिसिट में जो होता है ना, फिजिकल डिफिसिट जब हम लोग निकालते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो फॉर्मूला देख लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, माइनस माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट आरआर, रेवेन्यू रिसिप्ट आरआर मत समझ लेना, प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोविंग, ये दिमाग में रखना है, ठीक है, एक्सेप्ट बोरोविंग, ओके, एक्सेप्ट बोरोविंग, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, तो क्या हो जाएगा ये, इसी को तो रेवेन्यू डिफिसिट बोलेंगे, ओके। तो रेवेन्यू डिफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर सीई प्लस कैपिटल रिसिप्ट सीआर एक्सेप्ट बोरोविंग, ठीक है, और वही इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल बोरोविंग। मतलब यही समझ लो टोटल बोरोविंग जो ही है ना, वही गवर्नमेंट का ये है, क्या बोलते हैं, जो टोटल बोरोविंग है वो गवर्नमेंट का डिफिसिट है, फिजिकल डिफिसिट है, उसी को फिजिकल डिफिसिट बोलते हैं, ठीक है। बजट डिफिसिट कुछ नहीं होता, ठीक है। बजट डिफिसिट देखो, मान लो आपके घर से 10,000 रुपया मिल रहा है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, 10,000 रुपया में से आपका खर्च हो जा रहा है 11,000 12,000 रुपया, तो आप किसी से उधारी लोगे ना, आप किसी से उधारी लोगे तो क्या हो जाएगा, वही तो है, वही तो डिफिसिट होगा, और वही तो आप बोरो करोगे कहीं से। तो मैं इसको इकोनॉमी वाले सीरीज़ में अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि अभी समय का कमी है, तो एक बार हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट के लिए मैं बता दे रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ, ओके, पढ़ दे रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। संघ के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक के पहुंच गया था, एकदम सही स्टेटमेंट है। और वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया था। ये सरासर गलत है, हम लोगों ने देखा 6.9% था। जहाँ डेटा दो देखो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, एकदम उसको अंडरलाइन करके चलना, और 3 डेटा जहाँ पे दिया हो मैक्सिमम चांस हो कि 2 डेटा गलत होगा, 1 डेटा सही होगा। आगे हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। पहले नॉलेज अप्लाई करना, उसके बाद फिर ये सब करना है, ठीक है। और संघ पिछले वर्ष में राजस्व संग्रह 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया था, नहीं भाई, राजस्व संग्रह नहीं कम हो गया था। अभी कितना है राजस्व संग्रह, अभी राजस्व संग्रह कितना है, अभी का राजस्व संग्रह है हमारा 31.3 लाख करोड़, ठीक है। ये टोटल रेवेन्यू जो कलेक्शन है, रेवेन्यू कलेक्शन है अभी का 31.3 लाख करोड़। ये किस साल के लिए है, 2024-25 के लिए है। इसके पिछले साल कितना था, 27 लाख करोड़ था। उसके पिछले साल कितना होगा, 24 से 25 लाख करोड़ था। उसके पिछले साल कितना था, तो 17 लाख करोड़। तो देख रहे हैं ना कैसे बढ़ रहा है ये। तो इस तरह से थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 62। इकोनॉमी का क्वेश्चन में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि अगर बिना कॉन्सेप्ट के बताते चलूँगा तो वीडियो तो मैं बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नहीं समझ पाओगे, ओके। सो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा जा रहा है कि द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स FER ऑफ RBI इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो क्या फॉरेंसी, ऑप्शन 1 इज क्या फॉरेंसी करेंसी एसेट्स है, क्या ऑप्शन 2 गोल्ड होगा, क्या SDR होगा, क्या रिजर्व ट्रांज पोजिशन होगा। फिर से हम लोग करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए इज 1 2 3, ऑप्शन बी इज 2 3 4, ऑप्शन सी इज 1 2, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द एबव, ओके। तो चलो हम लोग इसको देखते हैं कि क्या होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, ठीक है। क्या देखो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है ना RBI का, देखो RBI जब भी पैसा कुछ छापती है या कुछ भी करती है, तो उसके बदले में जो भी है वन साइड गोल्ड, या तो फॉरेन करेंसी एसेट्स, या तो स्पेशल ड्राइंग राइट, ये सब चीज़ होता है। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि RBI जितना मन करता उतना पैसा छाप देती, तो फिर क्या होता, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाता। और जब इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, फिर महंगाई, कल कल के इकोनॉमी वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे, आज के सुबह वाले लेक्चर में, ओके, ये किस तरह से गैलोपिंग इन्फ्लेशन होता है, हाइपर इन्फ्लेशन होता है, और RBI कैसे बैंड को 4 to 6 के बीच में मेंटेन करके रखती है। इन्फ्लेशन
वन डिजिट में सही है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डबल डिजिट में हो जाए, ट्रिपल डिजिट में हो जाए, गैलोपिंग हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए तो वो सही नहीं है। तो फिर हम लोग फॉरेन करेंसी एसेट्स को देखते हैं। देखो ये चारों इसमें जो है ना, फॉरेन करेंसी एसेट्स भी होगा, गोल्ड भी होगा, स्पेशल ड्राइंग राइट भी होगा, रिजर्व ट्रांच पोजीशन भी हो जाएगा। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से फॉरेन करेंसी एसेट्स में जैसे कि मोस्टली हम लोग डॉलर रखते हैं, ठीक है। अब गोल्ड तो पता ही है। ये स्पेशल ड्राइंग राइट किसको बोलते हैं, ये आपका दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा, ठीक है। अभी आप लोग हमको ये बताओगे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है इंडिया का, दैट इज़ $700 बिलियन, और आज तक के ये सबसे बड़ा रिजर्व है। आप लोग बताओगे इंडिया कौन से नंबर पे है, नंबर 3 पे है, नंबर 4 पे है, ठीक है। ये आप लोग कमेंट करोगे, ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है। तो ये एक्चुअली देखो आईएमएफ का एक तरह से ये एक तरह का कोटा सब्सक्रिप्शन, पहले समझते हैं हम लोग कि कोटा क्या होता है, ठीक है। देखो कोटा जो है ना, वो सबसे पहले देखो कि आईएमएफ कब बना। तो आईएमएफ बना 1944 में, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स समिट से। और ये जो आईएमएफ है ना, वो वेट, हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे, आईएमएफ है ना, जो लोन जो है ना, वो किसको प्रोवाइड करती है, तो ओनली मेंबर कंट्री को, ठीक है, ओनली मेंबर कंट्री को। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये स्टेटमेंट भी दे देगा कि आईएमएफ कैन प्रोवाइड लोन टू ऑल कंट्रीज, नहीं नहीं, ओनली मेंबर कंट्री को। अब देखो जो आईएमएफ का कोटा है ना, बेस्ड होता है जीडीपी पे, ठीक है। जीडीपी का देखो ये क्राइटेरिया होता है जीडीपी पे 50%, ठीक है। ओपननेस ऑफ इकोनॉमी, कितना ओपन है इकोनॉमी, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, ठीक, कितना इस चीज़ पे 30% है, ठीक है। ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी बताया था ना इकोनॉमी में हमने, हाँ। फिर इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी पे, ठीक है, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी पे, ठीक है। फ्लक्चुएशन इन द कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, इस पे भी कोटा एलोकेशन होता है। कितना इंटरनेशनल रिजर्व है, कितना इंटरनेशनल रिजर्व है, इस पे भी कोटा एलोकेशन होता है, ठीक है। अब मेंबर जो कंट्री है ना, उनको कोटा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। कोटा सब्सक्रिप्शन समझ रहे हो ना, जैसे कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो आप लोग, उसी तरह से कोटा सब्सक्रिप्शन होता है। अब कोटा सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि आपको जो है उसमें शेयर, मतलब आपको पैसा देना होता है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो उस सब्सक्रिप्शन 5 ईयर्स के लिए होता है, 5 ईयर्स के बाद जो है फिर वो चेंज करता है, ठीक है। तो जैसे कि देख लो आपने कोटा में, कोटा इंडिया का जो शेयर है ना कोटा में, वो है पूरा वर्ल्ड वाइड मैं बता रहा हूँ, तो ये है 2.7.5%। और वोटिंग पावर कितना है, वोटिंग पावर इज 2.63%, ओके। वोटिंग पावर इज 2.6%। सबसे ज़्यादा किसका होगा, ऑब्वियसली यूएस का होगा, चाइना का होगा, ये सब का होगा, तो इंडिया का भी कम है। और क्या है कि देखो अब क्या, ये जो एसडीआर होता है ना, वो एक तरह का पेपर गोल्ड और नोशन करेंसी है। ऐसा नहीं, प्राइवेटली हेल्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एसडीआर खरीद लोगे रख लोगे। तो जो एसडीआर है ना, वो 1969 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। और कौन कौन सा करेंसी होता है एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं, ओके। तो डॉलर हो जाएगा सबसे पहले, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यूरो हो जाएगा, यूरो के बाद क्या हो जाएगा, येन हो जाएगा, येन के बाद क्या हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, युआन हो जाएगा, ठीक है, युआन हो जाएगा, ठीक है। युआन, पौंड, येन, यूरो, डॉलर, ओके। ये चीज़ से बनता है क्या बनता है, स्पेशल ड्राइंग राइट। हमने बताया कि ये नोशन करेंसी की तरह यूज़ किया जाता है, पेपर गोल्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। और क्या है कि जो मेंबर जो है ना, वो कितना लोन ले सकता है, ठीक है। तो 75% जो भी है ना, जैसे 75% जो है वो, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, 75% जो है ना, जो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए वो ओन करेंसी में, अपने करेंसी में देना होगा आपको, ठीक है। और 25% देना होगा जो मैंने आपको 5 करेंसी बताया उसमें, ठीक है। किसके लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। और ये जो है ना, आईएमएफ लोन देती है ना, तो ये 3 गुना लोन दे सकती है। कहाँ कहाँ तक के लोन दे सकती है, 435%, ठीक है। 100% है तो 3% के करीब में लोन दे सकती है, ओके। नाउ वी विल सी। हाँ, तो ये 435% किसका, जो भी कोटा है ना,
उसका 435% लोन ले सकते हैं, ठीक है। और 145% जो है 1 साल में ले सकते हैं, और 435 क्यूमुलेटिवली ले सकते हैं, 435%, यानी कि मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, और इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। एक बार हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए मैं पढ़ दे रहा हूँ कि क्या है। 62 नंबर, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार FER ऑफ आर में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, FCA, सोना, विशेष आहरण अधिकार, आरक्षित किस्त स्थिति। तो ये ऑल द स्टेटमेंट ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 63। 63 में क्या बोला जा रहा है? 63 में बोला जा रहा है कि कंसिडर करें फॉलोइंग स्टेटमेंट को। रूल्स ऑफ ऑरिजिन, रूल्स ऑफ ऑरिजिन किसको बोलते हैं? स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं। रूल्स ऑफ ऑरिजिन आर द क्राइटेरिया नीडेड टू डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ ए प्रोडक्ट। ओके, देखते हैं। ऑप्शन 2 इज रूल्स ऑफ ऑरिजिन हेल्प द कस्टम एजेंसी टू नो व्हाट रेगुलेशन एंड फीस अप्लाई टू गिवन प्रोडक्ट, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज दे आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड स्टैटिक्स, ठीक है। कोई डेटा अभी तक के तो कुछ वैसा नहीं दिखा हम लोगों को। हाँ जी। ऑप्शन नंबर 4, देयर इम्पोर्टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट ड्यूटीज एंड रिस्ट्रिक्शन इन सेवरल केसेस डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ इम्पोर्ट। ओके, तो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे, ठीक है। देखो, इसमें यह बोला जा रहा है ना कि उत्पत्ति के नियम रूल्स ऑफ ऑरिजिन, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। ऑप्शन 2 कि उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करती है कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू हो रहे हैं। हाँ जी। ऑप्शन 3, इनका उपयोग व्यापार के सांख्यिक के प्रयोजन के लिए किया जाता है। हाँ, क्यों नहीं किया जाएगा। ऑप्शन 4 इज उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि किसी मामले में कर और प्रतिबंधित आयातों से स्रोत पर निर्भर करते हैं। देखो क्या होता है ना, रूल्स ऑफ ऑरिजिन किस लिए लाया गया ना, कि हम लोग का जो नेबर कंट्री है दैट इज़ चाइना। तो चाइना का काम क्या है ना कि देखो, उसको कोई भी सामान अगर सॉरी बेचना हो, तो वो क्या करता है कि मान लो कि कोई भी चीज़ में उसका 80% का कोई भी सामान उसने बनाया, और मान लो कि शूज़ बनाया, ठीक है। उस शूज़ का सब कुछ वो करेगा, और पॉलिशिंग करवा लेगा जाके वियतनाम से, ठीक है। चाइना शूज़ बनाया, अब पॉलिसी के लिए वियतनाम को दे दिया, तो मान लो कि 95% तो चाइना का है इसमें। शूज़ का लेदर से लेके सब कुछ, सोल बूट सब पॉलिशिंग के लिए वियतनाम दे दिया, ठीक है। या पूरा जो भी मटेरियल है ना, वो चाइना का है, और उसको असेंबल कर रहा है वियतनाम में, ठीक है। और वियतनाम, अब हम लोग के साथ चाइना के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेड डिफिसिट है हम लोगों का। तो हम लोग अगर वियतनाम के साथ या कोई और भी कंट्री के साथ, थाईलैंड के साथ मान लो ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके रखे हैं, तो चाइना हम पे क्या करना कर चाहेगा कि थाईलैंड के थ्रू, वियतनाम के थ्रू मेरा माल इंडिया में पहुंच जाए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एंटी डंपिंग नाम का एक ड्यूटी लगता है, और ये किस केस में होता है? जब जो डिटरमाइंड प्राइस है मार्केट का, उससे कम में सामान बेचे, तो ये रूल्स ऑफ ऑरिजिन वाला उसी के लिए था, कि वही करता था कि सस्ता माल जो है वो किसी और देश में बेच के उस पर अलग कंट्री का पॉलिशिंग करवा के, और कस्टम ड्यूटी से बचने के लिए वो मतलब दूसरी कंट्री के थ्रू हमको एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। तो इसीलिए रूल्स ऑफ ऑरिजिन क्राइटेरिया जो है वो लाया गया, और इसी यही ऑप्शन 1 में बोला जा रहा है कि रूल्स ऑफ ऑरिजिन आर द क्राइटेरिया नीडेड टू डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ प्रोडक्ट। यस, रूल्स ऑफ ऑरिजिन हेल्प द कस्टम एजेंसी टू नो। हाँ भाई, रूल्स ऑफ ऑरिजिन रहेगा तभी तो पता चलेगा। These are the used for the purpose of trade statistics. Yes, right statement. Their importance is derived from the fact that duties and restriction in several cases depend upon the source of import. हाँ, एकदम सही स्टेटमेंट। इसको हम लोग इकोनॉमी में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। इकोनॉमी के लेक्चर में देखेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन 15 क्वेश्चन से जो रिलेटेड चीज़ है उसको तो हम अच्छे से करेंगे, जैसा कि आपने मेरा लेक्चर देखा। अब देखो भाई, 64 क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, ठीक है। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इन्फेंट
अबाउट द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में बोल रहा है। ऑप्शन 1 को पढ़ते हैं पहले हम लोग। ऑप्शन 1 इज it is the probability of dying between birth and exactly 1 year of age expressed per 1000 live birth, पर 10,000 लाइव बर्थ। देखो ध्यान से पढ़ने का जरूरत है स्टेटमेंट को। पर 10,000, अब यहाँ तक के देखो, इट इज़ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 year ऑफ एज एक्सप्रेस्ड पर, भाई बोलो डेटा, डेटा यहाँ तक के स्टेटमेंट सर सही है, एक्सप्रेस्ड पर तक के स्टेटमेंट सही है, लाइव बर्थ भी सही है, पूरा स्टेटमेंट सही है। 1,000 की जगह यहाँ पे 10,000 कर दिया गया है। बताओ अगर इस स्टेटमेंट को हम इनकरेक्ट करें तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? तो हम ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या बच गया क्या मेरे पास? ऑप्शन ए और बी, यानी कि हमको क्या पता चल गया कि द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 4 को देखना है, फिर से देखो दिखा रहा हूँ। एज पर द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, the state with the highest infant mortality rate in the year 2019, अगेन बता रहा हूँ यहाँ तक के स्टेटमेंट 2019 तक के सही है। उसके बाद वाज उत्तर प्रदेश, ये 2019 में उत्तर प्रदेश जो है सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के तहत जो हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो यूपी का है। ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब यूपी हो सकता है ना कि कोई और स्टेट होगा उसके जगह यूपी का नाम दे दिया है, तो ये होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी वाज दैट स्टेट जिसका हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट है। कैन एनीवन से कि एमपी का मोर्टेलिटी रेट कितना है? तो एमपी का जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो है 97। ठीक है, एमपी का जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ 97, एमपी का 97, जो कि हाईएस्ट है कंट्री में। ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इंडिया का कितना है अभी? इंडिया का देखो, अभी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। चलो आंसर तो आ गया, मैंने बताया। देखो एमपी की जगह यूपी कर देगा, यूपी की जगह एमपी, कोई भी होगा, जैसे इसके जगह आसाम लिख देता, कुछ भी लिख देता। ठीक है तो एमपी। ठीक है, तो यही एग्जामिनर गलती करवाएगा, यही देखना है, यहाँ एग्जामिनर गलती करवाएगा, ये देखना। अब देखो द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन द ईयर 1950 वाज 189.6। अरे एग्जामिनर नहीं जानने का कोशिश कर रहा है तुमसे कि 189.6 था कि 200 था कि 500 था, डजेंट मैटर। ठीक है, ऑप्शन थ्री क्या बोल रहा है कि इन द ईयर 2019 द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज 30। ठीक है, पूछ रहा है कि ये क्या बोलते हैं, इस ईयर में 2019 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 30 था। हाँ 30 था 2019 में। तो अभी का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है इंडिया का? ठीक है, बताओ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अभी का क्या है? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR इज 27। रट लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कितना है? 27। ठीक है, और क्या बताया हमने कि क्या होता है, क्या होता है ये, इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन, किसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 year ऑफ एज एक्सप्रेस्ड इन 1000 लाइव बर्थ, नॉट 10,000। ठीक है, 1000 बच्चों में 1 साल के जन्म से लेके 1 साल के भीतर जितना डेथ होता है उसी को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और वो कितना है? 27 है। और सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है? तो एमपी में है। कितना है एमपी का? दैट इज़ 97। ठीक है, यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। हाँ, तो फिर इस पर्सपेक्टिव से और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, सॉरी एमपी का 97 नहीं है, शायद मैंने गलत बता दिया है, एक बार देख लेना एमपी का कितना है। तो ये सबसे ज़्यादा उसी का है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एक बार, इसको देखते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को देखते हैं। एक बार चेक कर लेना, लेकिन एमपी है इतना मुझे पता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, इसमें क्या होता है ना कि इसमें जैसे वहाँ पे 1000 हमने देखा ना, वहाँ यहाँ पे 1 लाख होता है। 1 लाख में
1 लाख में 1 लाख पर बर्थ में, 1 लाख लिख दे रहा हूँ मैं, पर बर्थ में जितना डेथ होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मीन्स अगर जो भी बच्चे हों उनकी माँ का अगर डेथ हो जाता है 1 लाख में से, ठीक है, 1 लाख पर बर्थ में से जितना भी, मान लो 1 लाख पर बर्थ होता है, 1 लाख पर बर्थ में से जितना भी डेथ हो जाता है उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और वो कितना है, वो है 97 इंडिया का। 1 लाख पर बर्थ में से 1 लाख पर बर्थ में से, ठीक है, 1 लाख, देखो 1 लाख पर बर्थ में से 97 जो है वो डेथ हो जाता है, ठीक है। यही है एमएमआर इंडिया का, ठीक है, 2022 के डेटा से। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसका है, हाईएस्ट है आसाम में। एमएमआर हाईएस्ट कहाँ है, आसाम में। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बता रहा हूँ, 1 लाख पर बर्थ में जितना भी डेथ होता है उसी को एमएमआर बोलते हैं। और आसाम जो है हाईएस्ट है, आसाम में कितना है, दैट इज़ 195। तो अगला क्वेश्चन यही होगा, एमएमआर ही होगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू, एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यह शिशु के जन्म दर से ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। देखो भाई, 10,000 पे नहीं, अभी हमने बताया कि 1,000 पे, बाकी सब कुछ सही था स्टेटमेंट में, लेकिन डेटा चेंज कर दिया गया, 1,000 की जगह 10,000। और मातृत्व वाला में हमने बताया कि मातृत्व वाला में क्या होगा, मातृत्व वाला में, सॉरी यार, मातृत्व वाला में 1 लाख पर बर्थ जो है उसमें जो डेथ होता है वो, और कितना बताया हमने उसको, वो बताया 97। और इंडिया का क्या है मोर्टेलिटी रेट, इंडिया का ये जो यहाँ पर दिया गया है 30 था, वो अभी कितना है, वो अभी 27 है, ठीक है, 27 है, ठीक है। और मातृत्व वाला कितना बताया हमने, मातृत्व वाला, अच्छा पहले ये कर लेता है उसके बाद, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। नहीं भाई, ये तुमसे नहीं पूछ रहा है, हाँ था, लेकिन तुमसे ये पूछा नहीं जा रहा है। तुम अब 50 का रट लो, 60 का भी रट लेना, 70 का भी रट लो, 80 का भी रट लो। अरे भाई चलो कोई बात नहीं, रट सकते हो तो रट लेना, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज, वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, हाँ 30 थी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये आईजीआई सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश, देखो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कुछ भी गलत सलत डाल दो इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा, म प, ठीक है। अब इस तरह से इसका स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2 and 3 विल बी द आंसर। नाउ वी विल मूव टू, पहले 64, हाँ हाँ तो ठीक है ना। अब 64 में क्या, अब तुम रटो, ठीक है, तुम रटो कि 189 था कि 195 था, भाई ऐसा नहीं होता है। अब एक नॉलेज का एक लिमिट होता है, ठीक है, बाकी उसके बाद यही सब चीज़ काम आता है, ठीक है। अब हमने बताया, देखो एमएमआर क्या है अभी, आईएमआर एक बार फिर से बता दे रहे हैं, आईएमआर अभी का 27 है, अभी का 27 है 2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एमएमआर कितना है, एमएमआर हटवा दे रहे हैं यार, देख लो 97, ठीक है, एमएमआर 97 है। हाईएस्ट किसका है, एमएमआर, एमएमआर हाईएस्ट किसका है, आसाम का, एमएमआर हाईएस्ट किसका है, आसाम का। और अब आईएफआर बताओ यार, ठीक है, आईएफआर किसका है, आईएमआर किसका है ज़्यादा, आईएमआर जो है ज़्यादा वो एमपी का है, कितना है देख लेना, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 65। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 65, लेट्स सी यार। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज ए कॉन्सेप्ट, देखो ये भी मजेदार क्वेश्चन है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज कंसेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन द टर्म्स ऑफ अ प्रोसेस विच इनेबल्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज ए कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस विच इनेबल्स। फर्स्ट ऑप्शन इज इंडिविजुअल ऑफ ए कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बोल रहा है कि एक्यूमुलेट कर लो मोर कैपिटल, कैपिटल बताए थे इकोनॉमी में क्या होता है कैपिटल, ठीक है। ऑप्शन टू क्या बोल रहा है,
ऑप्शन 2 बोल रहा है कि इंक्रीजिंग द नॉलेज। हाँ, ये कुछ ठीक लग रहा है यार कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो उसी से कुछ होता होगा। ऑप्शन 3 इज व्हाट? ऑप्शन 3 इज इंक्रीजिंग द स्किल लेवल। ये भी सही लग रहा है यार, लेकिन क्वेश्चन बोले इसलिए ध्यान से पढ़ना। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज ए कंसेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 5-10 सेकंड ज़्यादा दे दो तो उससे सही होने का चांस आगे बढ़ जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या बेटर एक्सप्लेन्ड ऐसे ये कर रहा है क्या कि कैपिटल ज़्यादा एक्यूमुलेट कर ले, ज़्यादा बहुत सारा मशीन खरीद ले, फैक्ट्री लगा ले। इसको ह्यूमन कैपिटल क्यों बोलेंगे? इसको तो सिंपल सा कम मैंने बताया था ना, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे यार, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट 1 तो ऐसे ही लग रहा है कि गया। इंक्रीजिंग द नॉलेज ठीक है, इंक्रीजिंग द स्किल लेवल ठीक है, लेकिन बोल रहा है बेटर। तो चौथा में देखो, इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। सबसे बेस्ट स्टेटमेंट अभी तक के यही लगा। सो स्टेटमेंट सी विल बी राइट स्टेटमेंट ओनली फॉर। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उसी को बोलते हैं जो इंटेलेक्चुअल चीज़ होता है। इंटेलेक्चुअल हो गया, स्किल हो गया, इंटेलेक्चुअल चीज़ हो गया। ठीक है, तो जो तुम सोचते हो, सोच तुम्हारा आइडिया है, ठीक है, आइडिया बिजनेस में इम्प्लीमेंट होगा तो वो ह्यूमन कैपिटल है। जितना भी चीज़ है, तुम जो तुम्हारे पास जो नॉलेज है, तुम्हारे पास जो स्किल है, वही सब चीज़ मिलकर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। देखो डिफिनेशन तो दिया गया, इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल एंड कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, क्षमता बढ़ाना। चलो पढ़ते हैं हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट के लिए। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी का निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। क्या सक्षम बनाती है? ऑप्शन ए, किसी देश के व्यक्ति द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को। नहीं, पूंजी करने को तो अभी मैंने देखा ना, कुछ और बोलते हैं, क्या उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी, ज्ञान में वर्धन करने को। चलो ये थोड़ा सा लग रहा है, तो लेकिन पूछा जा रहा है क्या? पूछा जा रहा है बेहतर। ये सब वर्ड को हम लोग अंडरलाइन करके रखेंगे। बेहतर व्याख्या करता है, तो कौशल स्तरों में वृद्धि करने को। नहीं, ऑप्शन 4 इज देश के लोगों को ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमता की वृद्धि करने को। हाँ, यही स्टेटमेंट सबसे सही है और यही आंसर होगा। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 65 और यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है और यहाँ से हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, लेकिन साथ में हम जो आता है तो ज्ञान तो हम नहीं चलेंगे यार, तो सुनना सुनो, नहीं सुनना मत सुनो। फ़ायदा होता है तो ठीक है, फ़ायदा ही होगा, घाटा तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है ये, और क्वेश्चन नंबर 66 में बोला जाता है कि द बकास्ट मूवमेंट इन बिहार ड्यूरिंग 1937 एंड 1938 वाज ऑर्गेनाइज बाय हुम। अब यहाँ पे जब बकास्ट मूवमेंट लिखा हुआ मिल गया तो तुम क्या रटोगे ये कि 1938 में बकास्ट मूवमेंट जो है वो कब हुआ, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये 1937-38 में हुआ, कहाँ हुआ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको देखते हैं। बकास्ट मूवमेंट क्या जयप्रकाश नारायण ने किया था, क्या स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, क्या पीर अली खान ने किया था, क्या स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। दिस ऑल 4 आर इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ एंड वी विल सी वन बाई वन। ओके, तो बकास्ट मूवमेंट किसको बोलते थे? इसको बढ़ैया ताल मूवमेंट भी बोला जाता था। ये सब तो रटा ही हुआ होगा हम लोग को, लेकिन फिर रिवाइज करवाता हूँ मैं। बढ़ैया ताल मूवमेंट कहाँ हुआ था? मुंगेर में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था डेट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और किसके लिए हुआ था? तो जमींदारी सिस्टम, वही जो ऑपरेशन मेजर्स था, जो ज़्यादा लैंड टैक्स रेवेन्यू, इसी के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसको शुरू किया। ठीक है, और यहीं से जो बढ़ैया ताल मूवमेंट है वो उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, उसके पहले बढ़ैया ताल मूवमेंट के पहले क्या बनता है? तो बनता है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। ठीक है, ये बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कब बनता है पहले ये देख लेते हैं हम लोग। ये बनता है 1929 में। ठीक है, कौन लीड करते हैं इसको? कौन लीड करते हैं इसको? तो वही स्वामी सहजानंद सरस्वती के। और कहाँ पे बनता है? BPKS कहाँ पे बनता है? 10N1 से 1929 में बनता है। और कहाँ पे बनता है? ये बनता है सोनपुर में। ठीक है, और एक किसान सभा भी है। ठीक है, तो वो किसान सभा किसने? किसान सभा मुंगेर में
बकास मूवमेंट भी मुंगेर में और किसान सभा भी मुंगेर में, लेकिन किसान सभा मुंगेर वाला कब हुआ था? 1922 में, आई थिंक सो। ये श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर, श्री कृष्ण सिंह एंड मोहम्मद जुबैर, ठीक है, MD जुबैर, ठीक है। तो ये हो गया। अब ऑल इंडिया किसान सभा कब बना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 11 अप्रैल 1936, 11 अप्रैल 1936 को ऑल इंडिया किसान सभा, AIKS, ऑल इंडिया किसान सभा 11 अप्रैल 1936, 1936 में कहाँ बनता है? लखनऊ में। अब आप लोग बताओगे कि कौन इसके अध्यक्ष थे और कौन इसके सचिव थे, ठीक है। स्वामी सहजानंद सचिव थे या NG रंगा अध्यक्ष थे। मैं उल्टा बोल दिया हूँ, उल्टा मैच कर लेना इसको सही से, ठीक है। उसके बाद अब क्या है कि ये किसान सभा हमने देख लिया। और ये हाँ एक इम्पॉर्टेंट है, स्वामी सहजानंद से हुंकार जो है, हुंकार जो है, हुंकार जो है उसका जो है सॉरी, हुंकार का जो प्रतिपादन है वो किसने किया? एडिटर कौन थे उसका? तो एडिटर थे पंडित यमुना कारजी, पंडित यमुना कारजी, और राहुल संकृतायन एंड राहुल संकृतायन, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया, ओके। और हाँ, जयप्रकाश नारायण इज इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी। तो संपूर्ण क्रांति किसने? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। कब? 1974, ठीक है। अब बताओ तेभागा मूवमेंट कब हुआ? तेभागा मूवमेंट कब हुआ? तेभागा मूवमेंट कब हुआ? तेभागा मूवमेंट कब हुआ? कहाँ हुआ तेभागा? वेस्ट बंगाल में हुआ है 1946 और 1947 में होता है। इसको देख लोगे, जितना भी किसान मूवमेंट है उसको देख लोगे, ठीक है। चंपारण मूवमेंट तो हो ही जाता है बिहार के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट। तो और भी किसान मूवमेंट जो भी है, इक्का मूवमेंट कहाँ हुआ? यूपी में हुआ, ठीक है। ये सब देख लोगे। अवध किसान मूवमेंट ये भी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ देख लेना। अब नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला जा रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। अच्छा, हिंदी माध्यम वाले के लिए एक बार पढ़ दे रहा हूँ। 1937-38 के दौरान बकास आंदोलन के द्वारा आयोजित किया गया था तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, और जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा भी, और इंडिया किसान सभा भी इन्होंने ही बनाया था। क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग द India's freedom struggle. Option 1 is home rule movement. Option 2 is Surat split. Option 3 is खेड़ा सत्याग्रह. Option 4 is parliamentary reform. अब देखो होम रूल मूवमेंट, तो देखो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री का क्वेश्चन में नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, इसमें थोड़ा कम ही लगेगा। थोड़ा बहुत डेटा फैक्ट है तो दिमाग लगा सकते हैं। देखो होम रूल मूवमेंट तो पता होगा ना कब हुआ था? 1906 में हुआ था, ठीक है। सूरत स्प्लिट 1907। बताओगे कौन थे चेयरमैन, कौन थे प्रेसिडेंट इसके सूरत स्प्लिट के टाइम? 1907 में। कहाँ पे? और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918। पार्लियामेंट और रिफॉर्म कब हुआ था? 1909 में। अब बताओगे ये कि मॉर्ले कौन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था पार्लियामेंटों में से, और गवर्नर जनरल कौन था? चलो देखते हैं होम रूल मूवमेंट को। होम रूल मूवमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो होम रूल मूवमेंट जो है बिहार में कब शुरू होता है? 16 दिसंबर 1916 को। एकदम याद करने का अच्छा तरीका, 16 दिसंबर 1916, 16 दिसंबर 1916। कहाँ से शुरू होता है? 16 दिसंबर 1916 को? बांकीपुर पटना, ठीक है। और बताओगे यहाँ पे कोई कांग्रेस का ये अधिवेशन भी हुआ है, और कौन थे उसके प्रेसिडेंट? कब हुआ है ये तुम बताओगे? मैं बता रहा हूँ कौन थे, RN मधोलकर थे, ठीक है। चलो 1916 में बिहार में स्टार्ट हुआ। 16 दिसंबर 1916 में क्या हुआ? होम रूल, ठीक है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि मैडम जो ये है कौन, एनी बेसेंट, कब आई थी बिहार? 2 डेट को, 2 टाइम में आई थी। एक आई थी 18 अप्रैल को। कब आई थी? 18 अप्रैल को। और एक आई थी जुलाई 25 को, 25 जुलाई को। अब बोलोगे कि ये ईयर कौन सा था? तो ईयर था 1918, ठीक है। 1918 में आई थी। कब आई थी, ठीक है। कब आई थी? देखो 1918 में आई थी तो 18 अप्रैल था, ऐसे याद कर लो। 18 अप्रैल को 1918 में आई थी। कौन आई थी? मैडम कौन? मैडम एनी बेसेंट।
अब बताओगे जो मुंबई में है, देखो बॉम्बे में भी तिलक का एरिया था, लेकिन जो मुंबई है ना, मुंबई में एलिवेशन लीड कर रही थी, ठीक है। तो क्वेश्चन यहीं पर फंसाया जा सकता है, इसके लिए मैंने बता दिया। एक 18 अप्रैल, 18 में 7 जोड़ लेना यार, 25 हो जाएगा, लेकिन जुलाई याद रखना। जुलाई तुम याद कैसे करोगे, तुम समझो, हमको नहीं पता। चलो लेट्स मूव। सूरत स्प्लिट की तरह, सूरत स्प्लिट में हमने पूछा कौन था चेयरमैन, अभी तक तो कोई बताया नहीं यार मुझे। अच्छा बताओगे अभी कैसे यार। सूरत स्प्लिट, रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष, ठीक, RBG, रास बिहारी घोष। चलो, और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, ठीक है। तो गांधी जी आए केक खाए, गांधी जी आए केक खा लिए, ठीक है, और केक खा के पूरा इंडिया घूमते रहे। तो C फॉर चंपारण, A फॉर अहमदाबाद और K फॉर खेड़ा। इम्पोर्टेंट ये है कि ये 1917 में हुआ, लेकिन ये 1918 में हुआ, ये 1919 में। पहले हुआ अहमदाबाद, उसके बाद हुआ खेड़ा, तो इसीलिए केक खिलाए हम तुमको भी, ठीक है। CAK, तो पहले अहमदाबाद। अब ये कब होता है, खेड़ा सत्याग्रह कब होता है? ये मार्च से जून के बीच में होता है, ठीक है, मार्च से जून के बीच में होता है, ठीक है। 22 मार्च को शुरू होता है लिटरली, ये फिर से मैच में आ जाएगा ना तो फंस जाओगे। मार्च में होता है 22 मार्च को, और 15 मार्च को ख़त्म होता है। फरवरी से मार्च तक के चलता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है, और 7 दिन के बाद ये शुरू हो जाता है खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। मिंटो मॉर्ले में हमने पूछा था कि मिंटो मॉर्ले में बताओ कि किसको बोलते हैं वायसराय। तो देखो मिंटो जो था ना वायसराय था, वायसराय बड़ा पोस्ट है, तो इसी के नाम पे अभी कलकत्ता में एक मिंटो पार्क भी है, वायसराय। और मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। और ये 1909 का एक्ट किस लिए फेमस है? क्योंकि इसमें क्या लाया गया था, इसमें लाया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट। और फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं गधा, मिंटो को, ठीक है। तो लॉर्ड तो नहीं बोलेंगे, गधा ही बोलेंगे। तो ये मिंटो ने फादर ऑफ इसको ये बोला जाता था। अब क्या क्या हुआ इंपॉर्टेंट चीज़ एक बार देख लेते हैं। 1909 का एक्ट में, 1909 का एक्ट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुआ कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट को बढ़ा के 16 से 60, कितना आसान है याद रखना, 16 से 60, 16 to 60, ठीक है, 16 to 60। फिर उसके बाद कॉमनल रिप्रेजेंटेशन में हमने बताया सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ऑफिशियल मेजोरिटी जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा, क्या होगा, ऑफिशियल इन CLC, एंड जो है नॉन ऑफिशियल इन, ऐसे याद रखना, ऑफिशियल CLC, ऑफिशियल C है ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल तो नॉन ऑफिशियल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, नॉन ऑफिशियल PLC, ठीक है, ऑफिशियल CLC, नॉन ऑफिशियल PLC, ठीक है, PLC CLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर नहीं करना है। चलो नेक्स्ट ये हो गया। हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भूल गया यार, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था ना, यही वाला एक्ट, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो है फर्स्ट मेंबर बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट मेंबर बने, क्या, कहाँ, वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन करने वाले, वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन करने वाले कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। समय का कमी है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा। चलो कम से कम अच्छे से तो कर रहे हैं यार, रिवाइज तो हो रहा है आप लोग का भी। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 68। अच्छा हिंदी माध्यम वाले के लिए तो पढ़ना जरूरी होता है ना यार। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। होम रूल कब आया भाई? होम रूल आंदोलन 1900, सूरत स्प्लिट 1907, खेड़ा सत्याग्रह 1918, बताबे किए कैसे, मार्च से जून खेड़ा सत्याग्रह, मॉर्ले मिंटो तो पते हो 1909। तो चलिए ये हम लोगों ने देख लिया, और इसका सही क्रम जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। पहले कौन, पहले सूरत स्प्लिट, ठीक है। हाँ ये क्या पूछ रहा है ना, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ये पूछ रहा है, हाँ। और होम रूल मूवमेंट ये तो ये 1916 होगा ना, या 1906 लिख गया था, देखो यार जल्दी जल्दी में गलती होता है, इसलिए जल्दी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पहले सूरत स्प्लिट, सूरत के बाद मॉर्लेमेंटो के बाद होम रूलिंग, और होम रूलिंग के बाद लास्ट में खेड़ा सत्याग्रह सब 1918 में, ठीक है। हमने दिखा ही दिया आपको बार बार करने में। चल नाउ वी विल मूव टू 68। देखो कितना प्यार है लिप्टन रिपन
क्वेश्चन को हम लोग देखे थे ना, गैंगिंग एक्ट, मुंह बंद करवाने वाला एक्ट, ठीक है। तो 68 लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विथ, ये देखो कितना बोल्ड में भी लिखा हुआ रहता है, इसके तुम एक बार और अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन ए इज आर्म्स एक्ट, ऑप्शन बी इज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन सी इज द इल्बर्ट बिल, ऑप्शन डी इज स्ट्रेची कमीशन। स्ट्रेची कमीशन किस चीज़ से रिलेटेड था, आप लोग बताओगे, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो स्ट्रेची कमीशन जो है हेमाइन से रिलेटेड था, ठीक है। कब आया था ये सर्च करना, सब हम ही नहीं बता दें। तो आर्म्स एक्ट कब आया था, आर्म्स एक्ट आया था 1878 में, टू कर्ब द ग्रोइंग नेशनलिज्म, क्या कर्व करेगा, नेशनलिज्म जो ग्रो हो रहा है उसको, ठीक है, इसलिए आर्म्स एक्ट लाया था। और इसमें क्या क्या बोला गया, इसमें बोला कि एक तो पोसेसन, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद अब बोला कि इंडियन के पास हमको आर्म नहीं रखने देंगे, अगर होगा तो बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होगा, लाइसेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब ब्रिटिश सब ऐसे ही रख सकता है, एकदम फ्रीली रख के घूमेगा। तो यही था आर्म्स एक्ट। तो बताओ ये अच्छा चीज़ था तो नहीं। तो हमने बताया है कि जो लिटन था ना खाली ख़राब चीज़ लाता था, रिपन जो है ना वो अच्छा चीज़ लाता था। अगर नहीं भी याद रहे ना तो इस चीज़ को आप लोग कर ले जाओगे। तो आर्म्स एक्ट ये आया था। और नहीं तो फिर एक और तरीका बताया, ये नोट को हटाओ, 1 प्लस नोट को हटाओ सॉरी, लॉर्ड लिटन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये देखो, जब नहीं पूछे तो हाँ खोजो और हाँ पूछे तो नहीं खोजो यही कर। तो ये आर्म्स एक्ट नहीं होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, कैनन वन से इसी साल से आए, 1878 में ही आया था, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ही, जो पिछला क्वेश्चन में दिया गया था कि ये गैगिंग एक्ट बोला जाता था या क्या बोला जाता था, तो वही चीज़ था, ठीक है। उसी में मुंह बंद करवा देना उसको बोलते हैं गैगिंग एक्ट को। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो लिटन वाला आया था, अब पूछ रहा है नॉट एसोसिएटेड, तो ये दोनों चला गया, बच गया क्या, इल्बर्ट बिल, स्ट्रेची कमीशन फेमाइन से कब आया था, बोले हैं देख लेना, ठीक। इल्बर्ट बिल किसके टाइम में आया था, तो रिपन के टाइम में आया था। और क्या आया था रिपन के टाइम में, ये देख लेना। हाँ, जो मतलब पूरा जो सेंसस है ना वो इसी के टाइम में प्रॉपरली शुरू हुआ, ठीक है, हर 10 साल पे होना, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ हुआ है, देख लेना, समय का कमी है तो एक बार 68 पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद चलो। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नहीं है सशस्त्र अधिनियम से, तो यही होगा ना, सशस्त्र अधिनियम से तो ये होगा ही। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से ही था ही, खराब चीज़ लाता था। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो था इससे नहीं था, इससे रिपन था। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या होता है ना, स्ट्रेची कमीशन फेमाइन से बताएं ही। तो इल्बर्ट बिल जो कंट्रोवर्सी बिल है वो एक्चुअली एक ऐसा चीज़ लाया गया था कि जो इंडियन है ना, जो इंडियन जजेस जो होंगे ना वो नहीं, जो ब्रिटिशर्स है उनका भी ये सुनेंगे, क्या बोलते हैं, उनका भी हियरिंग सुनेंगे। लेकिन इसी के विरोध में, इसी के लिए उन्होंने इंग्लिश शब्द जो है वो विरोध करने लगा, एंग्लो कम्युनिटी लोग। तो इसी को इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बोलते हैं। अब भाई तुम हम लोग का अपील सुनोगे, तुम जजमेंट दोगे, और हम अगर सुनने लगेंगे तो उन लोग को दिक्कत हो गया। तो यही चीज़ से था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 69। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, मतलब हिंदी में ही पहले पढ़ लिए, कोई बात नहीं, कभी कभी उन लोग को भी प्रायोरिटी देना चाहिए। बताओ, सुगौली की संधि नहीं, एंग्लो मराठा वार। बसीन की संधि नहीं, ये सुगौली की संधि एंग्लो गोरखा वार, देखो स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। तो और बस सलवई की संधि, ट्रिटी ऑफ सलवई, ये भी एंग्लो मराठा वार। कौन सा वाला तुम लोग बताओ, सोचो जब तक अंग्रेजी पार्ट पे मूव करेंगे। इलाहाबाद की संधि कितना तारीख, 1765 में हुआ था, तारीख भी याद कर लेना, कभी कभी बीपीएससी पूछ देता है ऐसे। तो नाउ वी विल मूव टू, इसका आंसर एक बार इलाहाबाद की संधि होगा, सो सिंपल क्वेश्चन। और इसमें क्या क्या हुआ था, इसमें जो तीनों लड़ रहे थे नवाब, तीनों को हराता है, और उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो है दे लेता है क्या, रेवेन्यू कलेक्शन, राजस्व वसूलने का अधिकार। Now, which territory was signed after which treaty was signed after the Battle of Buxar? Treaty of Sugauli, no. Treaty of Bassein, no. Treaty of Salwai, no. Treaty of Allahabad, yes. तो ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में होता है। ट्रिटी ऑफ सुगौली एंग्लो गोरखा वार, जिसको एंग्लो नेपालीज वॉर भी बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद हुआ, कब हुआ, 4 मार्च 1816 को हुआ, 4 मार्च 1816 को हुआ।
कब हुआ? 4 मार्च 1816 को ट्रीटी ऑफ सोगल, अगला इस साल ईयर दे देगा तो मिलाते रहना। फिर ट्रीटी ऑफ बसीन कब हुआ? देखो ट्रीटी ऑफ बसीन तो तुमको बताना ही पड़ेगा क्योंकि हम पहले PYQ में कराए हैं। तो 31 दिसंबर 1802 दिसंबर ये मत याद रखना, 1802 याद रखना। ये सेकंड एंग्लो मराठा वार के बाद हुआ था। ऐसे ये एंग्लो पूना वार के बाद हुआ था। मराठा वार 1803 से 1805 तक 4 सब तो चलता है, ठीक है। तो ये पूना वार के बाद हुआ था, लेकिन तुम याद रखना कि एंग्लो मराठा वार के मतलब 1800 वही अकॉर्डिंग में हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था 1802 में? क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ बसीन, ठीक है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ सलवई। ट्रीटी ऑफ सलवई कब हुआ था यार? ये कौन वाला में हुआ था? पहला वाला में हुआ था। पहला ये याद रखना, ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के बाद ये ट्रीटी हुआ था, ठीक है। अभी मराठा पूरा पढ़ा ही देते अच्छे से, लेकिन समय नहीं है, ठीक। तो 1782, ओके। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पता ही चल गया कि 26 लाख रुपया दे के बाला को सुला लिया और घरात दिव्य किया था सुजाउद्दौला को, अवध का नवाब को। और कौन कौन था? 3 गो था, ये आप लोग देखना। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 70। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर? सो सिंपल आंसर, ये मतलब सब रटते हैं तो हम भी रटे थे, तो 1632 होगा। आप बताओ, 1632 तो हो गया। अब बताओ अंग्रेज कब किया था? इंग्लिश कब किया था? तो इंग्लिश किया था, इंग्लिश कब किया था यार? इंग्लिश किया था। और ये फैक्ट्री एट प्रेस, सबसे पहले तो ये है फैक्ट्री एट प्रेस। अब इस बार पूछेगा कि कौन सा प्लेस पे किया था, तो ये किया था पटना कॉलेज में, ठीक है। पटना कॉलेज का नॉर्थ कैंपस में क्या था? डच वाला, ठीक है। पटना कॉलेज का नॉर्थ कैंपस में डच वाला था। और अंग्रेज वाला कहाँ था? अंग्रेज किया, देखो पहले ईयर देख लेते हैं। 1651 में EIC ने किया। कहाँ पे किया? ये गुलजार बाग प्रिंटिंग प्रेस, गुलजार बाग प्रिंटिंग प्रेस, ये सब चीज़ तो पढ़ा होगा यार। तो 1651, ठीक है। एक बार तीनों को हम लोग समराइज कर लेंगे, देख लेंगे एक बार में। और डेंस 1774 में, डेंस 1774 में डेंस कहाँ पे? तो नेपाली कोठी, नेपाली कोठी, नेपाली कोठी, नेपाली कोठी, ठीक है। कौन सा? 1774 वाला, डेंस वाला। अब एक बार देख लेते हैं एक बार। 1632 तो हो गया। ये डच सब कहाँ किया था? पटना का, पटना का। जल्दी जल्दी बताओ। नॉर्थ बिल्डिंग ऑफ होम, नॉर्थ बिल्डिंग ऑफ विच प्लेस? पटना कॉलेज, ठीक है। और दूसरा 1651 वाला कहाँ और कौन? EIC कहाँ किया? गुलजार बाग प्रिंटिंग प्रेस। और 1774 वाला कौन किया? नेपाली कोठी, ओके। नेपाली कोठी कौन किया? डेंस, नेपाली कोठी में डेंस 1774, मतलब 100 कुछ साल के बाद 1774 में डेंस वाला सब किया। चलो 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन? अब इस पर्सपेक्टिव से क्या? बारदोली सत्याग्रह में नहीं, अहमदाबाद में देखते हैं। रॉल्ट सत्याग्रह में नहीं, नन कॉपरेशन मूवमेंट में नहीं, तो अहमदाबाद में। अब देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि केक बोले है ना, केक 17 18 खेड़ा। देखो ये क्या था? ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। ये क्या था? ये था पहला भूख हड़ताल, पहला हंगर स्ट्राइक, अहमदाबाद वाला पहला हंगर स्ट्राइक। और खेड़ा वाला क्या था? पहला नन कॉपरेशन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पूछ देगा तो याद रखना। तो ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पहले भी हमने बताया कि फरवरी कब हुआ? फरवरी 1918 में हुआ, फरवरी 1918 में हुआ। फरवरी से लेके मार्च तक के। और मार्च 22 से क्या शुरू हो जाता है? तो केक, ए के बाद की, तो मतलब ए के बाद के, सॉरी। तो केक खेड़ा 22 मार्च से होता है, तो मतलब 15 मार्च को ये खत्म हो गया होगा। अहमदाबाद में क्या था? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में कितना वो लोग देने के लिए बोल रहा था? 50% का डिमांड था, 25% या कुछ समथिंग को देने के लिए बोल रहा था, 30% पे मान लिया था। एक बार देख लेना। बारदोली सत्याग्रह पता ही है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहीं पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की जो वुमेन लोग जो थी, वो सरदार की वल्लभ भाई पटेल को उपाधि देती है ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? 1919 का एक्ट है। इसको क्या बोलते थे? ना अपील ना दलील का कानून है ये, कोई नहीं कुछ सुनेगा तुम्हारा, ठीक है। ऐसा ही कानून लाता था ये लोग। 1919 का है, ठीक है। तो और इसको और क्या बोला जाता था? मान लो कि इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके पूछना होगा तो क्या पूछेगा? तो लोग पूछेगा कि द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशन
क्राइम एक्ट ऑफ 1990, क्राइम एक्ट ऑफ 1919, ठीक है, क्या, द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशन क्राइम एक्ट ऑफ 1919, ठीक है, जिसको भी धर लो पकड़ के डाल दो जेल में, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 4 सितंबर 1920, ठीक है। तो इसमें तो हिंदी में कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे भी समझ जाओगे, उतना तो समझना ही पड़ेगा ना यार, STM बनोगे तो थोड़ा हिंदी तो अंग्रेजी भी तो आना चाहिए, है ना। 70 हो गया, 75 तक के देखेंगे, जल्दी जल्दी में देखेंगे। अच्छा ठीक है, द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 बोल रहा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में हुआ था, वो बहुत सारा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वेरियस लीडर्स ऑफ बिहार उसको मिला। हाँ मिला ही भाई, बहुत सारे जेपी थे और भी बहुत मतलब लोग थे, ठीक है। द प्रोमिनेंट लीडर वाज सुरेंद्र नारायण सिंह थे। द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ बिहार वाज नोन एज द बिहार केसरी, श्री कृष्ण सिंह भी थे। इसका मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेटरी इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब बोलता है कि बिहार केसरी किसको बोला जाता है, तो बिहार केसरी तो सो सिंपल यार, ये नहीं पता होगा तो क्या ही पता होगा अगर बिहार का बच्चा है तो। बिहार केसरी फर्स्ट CM ऑफ बिहार श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह को बोला जाता है। बताओ अनुग्रह नारायण को क्या बोला जाता था, बिहार विभूति, बिहार विभूति, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण, ठीक है। अनुग्रह नारायण के बेटे सत्येंद्र नारायण, ठीक है। हम लोग का एक टिकारी में उसके उनके नाम से ये कॉलेज भी है, तो इस तरह वैसे ही याद कर लेना, ठीक है। सत्येंद्र सिन्हा कॉलेज करके है, ठीक है, SN सिन्हा कॉलेज। तो अनुग्रह नारायण के बेटे SN सिन्हा, ये इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अनुग्रह नारायण सिन्हा वॉज द फर्स्ट डिप्टी मिनिस्टर ऑफ बिहार, ही वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार, ठीक है। फर्स्ट FM, फर्स्ट डिप्टी CM, DCM, लो जी। तो ये अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, ठीक है। उनके बेटे सत्येंद्र नारायण सिन्हा, सत्येंद्र नारायण सिन्हा के बेटे वाज निखिल सिंह, जो औरंगाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीते थे। अभी थोड़ा दिन पहले वो नागालैंड का भी राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। और जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसके जो चेयरमैन हैं NK सिंह, उनका भी रिलेशन में है वो, शायद उनके साला हैं या बहनोई हैं, आई मतलब नाम मेरे को नहीं पता, लेकिन रिलेटिव है, ठीक है। जो NK सिंह 50 फाइनेंस कमीशन वाले हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और उसके बाद राम मनोहर लोहिया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है बिहार के पर्सपेक्टिव से, इनका सोशलिस्ट अप्रोच था, तो वो भी हम लोगों ने वो भी आपको देखना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका तो कोई पहचान का कोई मोहताज नहीं, इनको देश रत्न के नाम से बोला जाता था, देश रत्न। ये 2 बार प्रेसिडेंट रहने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति हैं और लगातार 2 बार प्रेसिडेंट रहे हैं। और चलो नाउ वी विल मूव टू, अच्छा हाँ एक और इम्पोर्टेंट हो जाता है इस बार के पर्सपेक्टिव से, जननायक किनको बोलते हैं बताओ। जननायक कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। कर्पूरी ठाकुर से पूछा जाए, बिंदेश्वरी प्रसाद से पूछा जाए, ठीक है। US से तो एक क्वेश्चन पक्का ही है, US या UK से, ठीक है। तो कर्पूरी ठाकुर ये पहले बार CM कब बने, कर्पूरी ठाकुर पहले बार CM कब बने, तो ये 11 CM ऑफ बिहार थे और 22 दिसंबर 1970 से 71 तक के रहे, ठीक है। 71 जून तक के रहे शायद, ठीक है, 22 दिसंबर 1970 में, ठीक है। दूसरा बार CM कब बने, दूसरा बार CM बने जून 1977 में, जून 1977 में, रट लो भाई, छपेगा, इससे तो क्वेश्चन छपेगा ही, इनसे तो छपेगा ही। और इस साल 24 जनवरी 2024 को इनका कौन सा जयंती मनाया गया है, इनका बनाया गया है 100वां जयंती, तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है कर्पूरी ठाकुर का, ठीक है, 24 जनवरी 2024 को, ठीक है। इनका पार्टी देख लेना यार, कौन सा पार्टी पहले ज्वाइन किए थे, ठीक है, क्या, तो इनका जीवनी एक बार थोड़ा सा मतलब सुपरफिशियल जो डेटा है वो देख लेना, ठीक है। तो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन बिहार केसरी, यार हिंदी वालों के लिए बिहार केसरी पूछा जा रहा था और वही जो भी है आंसर होगा। तो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 73, एक बार हिंदी में देख लेंगे हम लोग ऐसा। इन रिस्पॉन्स टू द मास एजिटेशन ऑफ द चंपारण मूवमेंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक विच स्टेप टू एड्रेस द इशू। ऑप्शन इसमें क्या बोला जा रहा है कि ऑप्शन ए बोला जा रहा है कि ऑप्शन ए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा कलर चेंज करेगा, मज़ा आता है, हाँ। In response of the mass agitation of Champaran movement, the British government took which step to address the issue? Enforce strict curfew and impose martial law in the region. कहीं हम लोग ऐसा पढ़े हैं क्या? नहीं।
तो दूसरा क्या बोल रहा है, इंस्टीट्यूटेड द चंपारण एग्रीगेशन कमेटी। हाँ, ये थोड़ा सा लग रहा है। डिक्लेयर्ड चंपारण एज द इंडिपेंडेंट स्टेट। क्या है भाई इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब ऐसा कब से ब्रिटिश करने लगा। अपॉइंटेड महात्मा गांधी एज द गवर्नर ऑफ चंपारण। लो भाई, गवर्नर बना दिया चंपारण। तो सी तो डी ऐसे ही गलत है भाई। इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्ट कर्फ्यू एंड मार्शियल लॉ, ये थोड़ा सा लग रहा था लेकिन नहीं। यहाँ पे चंपारण जाके गांधी जी डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, ठीक है। वहाँ का मजिस्ट्रेट के बोलने के बाद भी गांधी जी अड़े रहते हैं, वहीं पे रहते हैं, और डोर टू डोर कैंपेन करके फिर चंपारण एग्रीगेशन कमेटी बनाया जाता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ FG सलाई। तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। FG सलाई चेयरमैन था किसका, FG सलाई वाज द, दिया सलाई नहीं, FG सलाई, ठीक है, वाज चेयरमैन ऑफ, बंगाल में ना दिया सलाई बोलते हैं, ठीक है, सलाई को, माचिस को, ठीक है, हम लोग मगही में सलाई बोलते हैं, तो ऐसे याद करना, FG सलाई, ठीक है। एक्ट पास्ड ऑन May 1, 1918 में, 1 मई 1918 को। हो सकता है ज़्यादा BPSC को खेलना होगा तो ऐसे ही डेटा डाल देगा। 1 मई 1918 को चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास किया जाता है, ठीक है, CAA। FG सलाई मैंने बता दिया। एक और बच गया क्वेश्चन नंबर 74। 74 थोड़ा वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि 74 में हमने बहुत कुछ आपके लिए रखा है। एक बार हिंदी वाले के लिए पढ़ देते हैं। देखो भाई, इसमें यही पूछ रहा था कि सिर केसरी बिहार केसरी। तो जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन देगा ना तो कुछ ऐसा लूप देगा कि मतलब कुछ ना कुछ छोड़ेगा एग्जामिनर। तो हो गया ना सिर्फ बिहार केसरी 74। बताओ सिर केसरी को ही बोलते थे, बिहार विभूति बता ही दिया हमने, तो कुछ ज़्यादा इसमें टफ था नहीं। 73 चंपारण जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार के इस मुद्दे को समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया। अब ऑप्शन डी से पढ़ता, महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया, हाँ, प्रेसिडेंट बना दिया था। तो ऑप्शन सी, चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, हाँ, इंडिया से पहले तो चंपारण ही हुआ था ना स्वतंत्र। उसके बाद चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। उसके बाद क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कर्फ्यू मार्शल लॉ नहीं लगाया गया था यार। ये चंपारण सिंपल सा आंसर है, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर, इसमें हम लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। 74 नंबर क्वेश्चन में, मतलब रिवीजन के लिए सीख रहे तो आप लोग पहले से पढ़ाए हुए हो यार, हम क्या सिखाएंगे आपको, बस मैं रिवाइज करवाऊँगा। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, तत्वबोधनी सभा है, ऑप्शन सी है आत्मीय सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन 1 में दिया हुआ, 2 में दिया हुआ, लिस्ट 2 में गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा नंबर राम मोहन राय, और चौथा इस केशव चंद्र सेन। अब इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। अब जैसा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी सबको ही रटता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मीय सभा बताओ राजा राम मोहन रॉय। तो ये सो सिंपल है, और इसमें से एक ऐसा ऐसा मतलब मिलते रहते हैं, तो 3 ही मैच करना है इसमें, ठीक है। चौथा बेकार में ऐसे ही फालतू में डराने के लिए दे दिया कि लोग कन्फ्यूज हो। तो इस पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आत्मीय सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उसको हम लोग देखते हैं, डिप्ली में देखते हैं। 1815 में ये जो है वो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, RRR के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है। आप लोग बताओगे कि राजा का उपाधि इनको कौन देता है, अकबर फर्स्ट, अकबर द्वितीय, अकबर तृतीय, अकबर चौथी। तो अकबर टू देता है यार, अकबर टू देता है, और बोलता है, यही भेजता भी है कि जाइए आप जो है ना ब्रिटिश उटिश से बात करके कुछ पेंशन वेंशन जो है ना नहीं दे रहा है ब्रिटिश सब। तो वहीं जाते हैं बेचारे, और वहीं वहीं उनका डेथ हो जाता है, सर में चोट लगने की वजह से मेनिंजाइटिस हो जाता है, और बाद में डेथ हो जाता है। तो 1815 में आत्मीय सभा, और ये किसके लिए लाया गया था, अगेंस्ट सती, चाइल्ड मैरिज, ठीक है, कास्ट सिस्टम, सुपरस्टिशन, फेवर ऑफ विडो मैरिज, इसके लिए आत्मीय सभा लाए। कौन लाए, राजा राम मोहन रॉय, जो कि बाद में चल के क्या बनता है, ब्राह्मो समाज। ब्रह्मो समाज आप लोग बताएंगे जल्दी से कि कब बनता है ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज बनता है 1828 में। 1828 में फाउंडेशन ऑफ ब्रह्मो समाज वर लेड बाय राजा राम मोहन रॉय। अब क्या होता है कि अब राजा राम मोहन रॉय, अभी हम लोग देखेंगे ब्रह्मो समाज को, आगे भी देखेंगे। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट कुछ बुक्स है राजा राम मोहन रॉय के। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ठीक है। परसेप्ट्स ऑफ जीसस, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, परसेप्ट्स ऑफ जीसस,
और क्या है, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, रट लो ये सब। मीरातुल अकबर, सब इजी क्वेश्चन है, मतलब कभी ये सब गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये गलत हो गया ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जब गलत हुआ ना, तो यू आर आउट ऑफ द गेम। ध्यान रखना एक चीज़, आपको टफ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है। टफ क्वेश्चन 50% का करके ले जाओ, 40% करके ले जाओ यार। इजी क्वेश्चन में गलत मत करना भाई, बस यही है। ठीक है, और क्या देखें, अब 1828 में देख लिया। और ये जैसे ही बना ना 1828 में, पहला काम क्या करता है, सती को बैन करता है 1829 में। किसके हेल्प से, विलियम बेंटिंग के विलियम बेंटिंग के हेल्प से RRR जो है, राजा राम मोहन रॉय जो है, वो सती प्रथा को बैन करते हैं। कब करते हैं, 1829 में। ठीक है, आप लोग हमको कमेंट करके बताओगे कि जो ठगी प्रथा है वो किसने बंद किया था, क्या विलियम बेंटिक नहीं किया था। चलो, धर्म सभा, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है धर्म सभा, और राधाकांत देव ने बनाया था, वो 1830 में ही इसी के टाइम बनाया था, इसलिए याद करने के लिए बता दिया। ठीक है, धर्म सभा, राधाकांत देव। ठीक है, तो आफ्टर देखो 1833 में ना राजा राम मोहन रॉय का डेथ हो जाता है, बताया ही कि 1833 में जब ब्रिस्टल में उनका डेथ हो जाता है, जाते रहते हैं यूके जाते हैं। तो ठीक है, उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ज्वाइन करते हैं ब्रह्मो समाज को। कौन करते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ज्वाइन करते हैं ब्रह्मो समाज को, वही लीड करते हैं। ठीक है, लेटर ऑन केशव चंद्र सेन जो है ज्वाइन करते हैं फर्म को। लेटर ऑन केशव चंद्र सेन ज्वाइन करते हैं, वो आचार्य बनते हैं। केशव चंद्र सेन आचार्य बनते हैं इसका, ब्रह्मो समाज का। और केशव चंद्र सेन जब आचार्य बनते हैं ना, तो ये क्या बोलते हैं, हाँ 1858 में। ठीक है, और जब ये आचार्य बनते हैं तो ये इसी फैक्शन पे बनते हैं कि जो चाइल्ड मैरिज है ना, उसको उसको एबॉलिश करने के लिए। उस समय जो है, मतलब कुछ लोग जो थे वो इसमें नहीं मान रहे थे। तो 1866 में जो है, वो केशव चंद्र सेन के, मतलब उनका जो चाइल्ड मैरिज के तरफ जो बैन करने के लिए जो उनका पर्सपेक्टिव था, उसको लेके वो ब्रह्मो समाज दो फैक्शन में बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक जो अर्लियर ब्रह्मो समाज था, तो उसके बाद बन जाता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया कब बनता है, तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, BS इंडिया, कब बनता है, 1866 में। ठीक है, इसको हम याद करवाएंगे अभी तुमको। 1866 में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनता है। उसके बाद 1878 में, देखो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इसमें, कब बनता है, साधारण ब्रह्मो समाज। अब बोलोगे कि भाई ब्रह्मो समाज तो केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866 में बनाए थे। होता क्या है ना कि केशव चंद्र सेन, जो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में इतना बात करने वाले, जिन्होंने ब्रह्मो समाज को पॉपुलराइज किया, कहाँ कहाँ पॉपुलराइज किया, यूपी, बॉम्बे, बंगाल में तो किया ही किया, मद्रास, पंजाब, मतलब देश का हर कोना में करीब करीब पहुंचाने का कोशिश किया ब्रह्मो समाज का। लेकिन ये अपनी खुद की बेटी का शादी जो है, खुद की बेटी का शादी जो है, कूच बिहार के राजा, कूच बिहार वेस्ट बंगाल में एक जगह है, तो कूच बिहार के राजा कुछ बिहार के प्रिंस से कर देते हैं। दोनों जो हैं, दोनों हैं अंडर एज थे, और दोनों को बाल अवस्था में शादी करवा दी जाती है। केशव चंद्र सेन का लॉजिक था कि उनके सपने में काली माँ आई थी और उन्होंने ऐसे करने के लिए बोला। इसके वजह से जो है ब्रह्मो समाज 1878 में ये काम होता है, 1878 में ये शादी होता है, वही अराउंड में होता है। उसके बाद एक फैक्शन और बन जाता है, जो हो जाता है साधारण ब्रह्मो समाज, जिसको आनंद मोहन बोस, साधारण ब्रह्मो समाज का आनंद मोहन बोस इसका लीड करते हैं इसको। ठीक है, आनंद मोहन बोस, साधारण ब्रह्मो समाज 1878। 1866 में कौन सा, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। 1821 में क्या, सिंपल ब्रह्मो समाज, जो राजा राम मोहन रॉय। बीच में एक बार 1833 में डेथ के बाद कौन लीड किए, देवेंद्रनाथ टैगोर। याद हो गया, नहीं हुआ तो कर लेना, फिर से बैक करके वीडियो को सुन लेना। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ एक बार। 1815 में आत्मीय सभा। 1828 में क्या हुआ, राजा राम मोहन रॉय ने क्या बनाया, ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज के बाद 1833 में राजा राम मोहन रॉय का डेथ होता है। डेथ के बाद कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर इसको लीड करते हैं। उसके बाद 1858 में केशव चंद्र सेन आचार्य बनते हैं, इसको बहुत पॉपुलराइज करते हैं। उसके बाद 1866 में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन ने बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि इनका पर्सपेक्ट था कि ये अपनी बेटी जो है चाइल्ड मैरिज को एबॉलिश करे। लेकिन
बाकी सब में डिफरेंस होने के, मेंबर में डिफरेंस होने के कारण ये अलग बना लेता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। फिर उसके उसके 12 साल के बाद खुद की बेटी का शादी जो है कुछ बिहार के राजा के साथ कर देता है, तो फिर से एक फैक्शन बढ़ जाता है कि तो अपने ही बात पे नहीं है। तो 1878 में क्या बन गया, ब्रह्मो साधारण ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में, मुझे तो ये लग रहा है, भूल जाओगे तो क्या ही बोले। अम्बाबाई, देखो लास्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अम्बाबाई ए वुमेन फ्रीडम फाइटर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए इज आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी इज कर्नाटका, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इज केरला। देखो इसका सिंपल सा आंसर है कर्नाटका। अब ये अम्बाबाई बहुत ही, इनका ज़िंदगी जो है ये जानना चाहिए सब चीज़, मतलब इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही। जैसे सरला देवी चौधरानी हो गई, देवी चौधरानी हो गई, अरुणा सैफ अली हो गई, मातंगनी हाजिरा हो गई, जो आज़ादी में है पंडिता रमाबाई हो गई। अच्छा देखो, पहले इस क्वेश्चन से करने से पहले मुझे, अब जब वीडियो लंबा हो रहा है तो थोड़ा और देख लेते हैं। प्रार्थना समाज किसने बनाया? तो मैं बोल दे रहा हूँ, तुम ध्यान से सुन लेना। प्रार्थना समाज 1863 में बनता है। इसमें केशव चंद्र सेन पहले बनाते हैं, लेकिन इसको मोस्टली जो पॉपुलराइज करते हैं ना, वो कौन करते हैं? और मेनली आत्मारंग पांडुरंग को ही बोला जाता है। कौन? प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग, प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग, ठीक है, आत्मारंग पांडुरंग। उसके बाद क्या है? आर्य समाज। आर्य समाज 1875, आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। उसके बाद रामकृष्ण मिशन 1897, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन 1897, रामकृष्ण मिशन 1897 कौन? अच्छा, कोई बता सकता है क्या कि रामकृष्ण जो गुरु जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था और क्या बचपन का नाम था? तो उनका नाम जो था वो गदाधर था, गदाधर। गंगाधर से याद कर लेना, गदाधर। और कामारपुकुर एक वेस्ट बंगाल में जगह है, कामारपुकुर, वहाँ पे रामकृष्ण आश्रम भी है। तो कामारपुकुर में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये उनके जो शिष्य थे उनका क्या नाम था? नरेंद्र। नरेंद्र बड़े होकर क्या बनते हैं? स्वामी विवेकानंद। वही स्वामी विवेकानंद जो जाते हैं शिकागो धर्म सम्मेलन में, और हिंदी में बहुत लंबा उनका भाषण होता है और सब सुनते के सुनते रह जाते हैं, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी बताओगे, सॉरी थियोसॉफिकल सोसाइटी बताओगे भाई, अदैयर में एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल अदैयर एनी बेसेंट पूछेगा कहाँ? तो एनी बेसेंट अदैयर में, ठीक है, एनी बेसेंट अदैयर में, ठीक है। उसके बाद और कुछ बचता है क्या? हाँ, एक बचता है पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा ये महादेव गोविंद रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा कौन? महादेव एमजी रनाडे, एमजी रनाडे, एमजी रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे। अब आर्य महिला समाज, ये भी बताओ, आज मैं तुमको सब करवा दूँगा। या तो आर्य महिला समाज ये कौन सा? तो पंडिता रमाबाई। कब? 1881 में, 1881 में। इस समय रिपन था, ठीक है। 1881 में आर्य महिला समाज पंडिता 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 रामाबाई, पंडिता रामाबाई। कौन? आर्य महिला समाज पंडिता रमाबाई। मुक्ति मिशन भी पंडिता रमाबाई लाती है, ठीक है। शारदा सदन, शारदा सदन ये भी कौन लाती है? ये भी पंडिता रमाबाई लाती है। क्या? शारदा सदन लाती है, ठीक है। और जो ये थे ना, जो एमजी रनाडे थे ना, वो जज थे। एमजी रनाडे पूना सार्वजनिक सभा वाला बताया ना अभी, पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, ये जज थे किसके? किसके? बॉम्बे हाई कोर्ट के, ठीक है। और मेंबर ऑफ बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल थे। पूछ देगा, फेमस पर्सनालिटी, जज इन द बॉम्बे हाई कोर्ट, मेंबर ऑफ द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एडिटर ऑफ द इंदू प्रकाश, एडिटर थे इंदू प्रकाश के, ये एमजी रनाडे इंदू प्रकाश के एडिटर थे। इंदू प्रकाश एक मराठी में पत्रिका है, उसी के एडिटर थे। कौन? उसी के एडिटर थे आपका ये महादेव गोविंद रनाडे। ऐसे करके स्टेटमेंट बना देगा लंबा चौड़ा, उसके बाद बोलेगा कि एक हिंट देगा लेकिन तुमको, तो पूना सार्वजनिक सभा तो एमजी रनाडे करके चलाना। मेरा मेहनत को इतना बेकार मत जान देना। अब चलो हम देखते हैं। अब ये थोड़ा सा अम्बाबाई के बारे में जान लेते हैं। इसका सो सिंपल आंसर, इस कर्नाटका की थी अम्बाबाई, ठीक है। वुमेन फ्रीडम फाइटर थी, बिलोंग करती थी किससे? कर्नाटका से। देखो इनका जैसे ही शादी होता है 13 साल की उम्र में, तो 3 साल के बाद इनका हस्बैंड का डेथ हो जाता है, ठीक है। और ये है इनका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये मैसूर जो कर्नाटका का, अभी तो कर्नाटका है यार, पहले तो मैसूर ही बोलते थे उसको। मैसूर से आई वो अखियों से तीर मार गई। उसके बाद सॉरी यार, तो ये क्या बोलते हैं, बंकिम ब्राह्मण फैमिली से थी, बंकिम फैमिली बोल रहे हैं यार, पढ़ाते पढ़ाते जाना।
मुंह में दर्द हो गया। ब्राह्मण फैमिली से थी और क्या है, साल्ट सत्याग्रह करती है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये साल्ट सत्याग्रह। और क्वेश्चन क्यों पूछा गया यार अम्माबाई, क्योंकि जो गवर्नमेंट जो है ना आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही थी ना, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थीम थी। ठीक है, साल्ट सत्याग्रह करती है कहाँ से, उडुपी। उडुपी से कहाँ, उडुपी से मालपो। उडुपी, और उडुपी खाते हैं ना ये लोग, उडुपी खाते नहीं है यार, क्या उसको बोलते हैं, भूल गया मैं, डोसा के साथ। बोल, चलो छोड़ो। उडुपी से मालपे 1931 में, 1931 में उडुपी से मालपे सत्याग्रह होता है। ठीक है, साल्ट सत्याग्रह करती है। अब ये 22 मार्च 1930 से 6 अप्रैल तक का होता है ना, जो गांधी जी करते हैं, कहाँ से कहाँ तक करते हैं सोचते रहो दिमाग में। ठीक है, 1931। अब ये मैंने बता ही दिया कि ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है मैंने बता दिया, इसको देख लेना। अरुणा सफाली हो गई, सरला देवी चौधरानी हो गई, प्रभावती देवी हो गई, और क्या हो गई, पतंगनी हाजरा हो गई, बेगम रुखिया हो गई, रानी लक्ष्मीबाई तो हैं ही, बाकी और भी बहुत सारे हैं, मतलब इन नंबर्स ऑफ पर्सनैलिटी हैं, इसको देख लेना आप लोग। थैंक यू। आज के लिए हिंदी के लिए तो अब यार सो सिंपल इतना हिंदी में समझा दे रहा हूँ, तो क्या ही पढ़ूँ, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना यार। बाकी मैं इस सीरीज़ को तो कंप्लीट करूँगा ही, और बोलोगे तो मैं 68 के लिए भी ला दूँगा, मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।